तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोह का जो तीसरा काव्य है, जो कि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। इनकी दो कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। पहला है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। तो कविता की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लेखक का जो जन्म है वो 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, आकारों के आसपास और भी बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में ऑलरेडी दी गई है। पुरस्कार किस किस चीजों से इनको सम्मानित किया गया है? तो पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार और व्यास सम्मान पुरस्कार आदि, यानी कि और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं जिससे इनको सम्मानित किया गया है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। हालांकि अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें कवि परिचय कभी भी लिखने को नहीं आता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कविता की तरफ। शुरू करते हैं कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि जो चिड़िया होती है वो उड़ती है, साथ ही साथ कविता जो होती है वो भी उड़ती है। लेकिन अब चिड़िया के उड़ने में और कविता के उड़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब चिड़िया के पास पर होते हैं जिससे वो उड़ सकती है, लेकिन यहाँ कविता के पास तो कोई पर नहीं होते, कोई पंख नहीं होते, तो चिड़िया उड़ती कैसे है, कविता उड़ती कैसे है? तो जो कविता रहती है वो अपने कल्पनाओं के सहारे उड़ती है। अब कह रहे हैं लेखक कि जो चिड़िया होती है उसकी उड़ान सीमित दायरे तक रहती है। वो एक जगह से उड़ती है तो दूसरी जगह में जाकर उसकी उड़ान खत्म हो जाती है। वो एक सीमित दायरे तक उड़ती है। लेकिन अगर हम कविता की बात करें तो उसकी उड़ान के बारे में कोई भी तजुर्बा और अंदाजा लगा ही नहीं सकता, क्योंकि कविता कौन लिखता है? कवि लिखता है। तो जो कवि होता है वो किसी भी चीज के बारे में कितनी बारीकी में जाकर लोगों को अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, या फिर उसकी कल्पना कितनी दूर तक जा सकती है, इसके बारे में अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। फिर लेखक कहते हैं जो चिड़िया होती है वो एक घर दूसरे घर अंदर बाहर करती रहती है, ठीक उसी तरीके से कविता भी होती है, परंतु कविता और चिड़िया के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, जो कि चिड़िया कभी भी जान नहीं सकती है। फिर लेखक दूसरे पंक्ति में कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कविता है वो फूलों के समान है। जिस तरीके से फूल खिलते हैं वैसे कविताएं भी खिलती हैं। कविताओं का खिलने का मतलब है कि कविताएं जिस रूप में पढ़ी जाती हैं, जिस तरीके से लिखकर लोगों द्वारा पढ़ी जाती है, तो उसमें जो तरोताजगी रहती है, जो उत्साह रहता है, उल्लास रहती है उसको पढ़ने में, वो एकदम फूल की तरह रहती है। जिस तरीके से जब नया नया फूल खिलता है तो उसके अंदर कितनी महक होती है, उस चीज के बारे में यहाँ पे बताया है। तो लेखक कह रहे हैं कि फूल भी खिलती है और एक तरीके से कविता भी खिलती है, लेकिन कविता के खिलने में और फूल के खिलने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर एक बार फूल खिलता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक खिला रहता है, उसके बाद वो मुरझाकर झड़ जाता है। लेकिन कविता कभी भी झड़ती नहीं है, कभी भी वो मुरझाती नहीं है। अर्थात जो कविता होती है वो अमर है, वो कभी भी मर नहीं सकती है, और कविताओं में जो तरोताजगी रहती है वो जिंदगी भर बरकरार रहती है। फिर लेखक तीसरे पंक्ति में बताते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर बाहर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। फिर लेखक ने तीसरी पंक्ति में कविता को बच्चों से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बच्चे होते हैं ठीक उसी तरीके से कविता भी होती है। अब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो सब लोगों को अपना दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, सब लोगों को अपना दोस्त मानते हैं, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी के अच्छा भेष हो या फिर किसी का बुरा भेष हो, वो किसी भी तरीके से कोई भी ऊंच नीच वाली व्यवहार नहीं करते हैं। वो सब लोगों को एक समान मानते हैं और सब लोगों से दोस्ती करते तथा खेलते कूदते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी होती है। कविता भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कविता भी उन्मुक्त होती है, उन्मुक्त विचारों की होती हैं।
जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पढ़ी लिखी जा सकती है और कविता के बारे में सिर्फ बच्चे ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो वही कविता पढ़ सकता है, गरीब व्यक्ति कविता पढ़ ही नहीं सकता। कविता तो सबके द्वारा पढ़ी जा सकती है, वो चीज यहाँ पे लेखक ने बताया है। तो कविता के बहाने में यही लेखक ने बताया कि किस तरीके से कविता उड़ती है, खिलती है और खेलती है, लेकिन हर तीनों चीजों में बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसमें को इन्होंने इस पाठ में बखूबी तौर पर बताया है। अब बढ़ते हैं दूसरे कविता की तरफ, जिसका नाम है बात सीधी थी पर। अब दूसरी कविता है जिसका नाम है बात सीधी थी पर। इस कविता में कुंवर नारायण जी ने बताया है कि क्या होता है, कभी कभार हमें जिस जगह बोलना रहता है, कोई स्टेज पर बोलना रहता है, तो क्या होता है कि बात हमारी बहुत सरल होती है, बहुत आसान होती है हमारी बात, लेकिन भाषा के चक्कर में और बोली के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाती है और हम लोग खुद अपनी भाषा के जाल में फंस जाते हैं। वही चीज इन्होंने इस कविता में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो लेखक होगा उनको रंगमंच यानी कि स्टेज पर बुलाया गया होगा किसी बात को कहने के लिए, तो लेखक को जो बात कहनी थी वो बहुत सरल सी चीज थी जो कि उनको ऑडियंस तक, लोगों तक पहुंचानी थी। लेकिन भाषा के चक्कर में, अब भाषा क्या होती है, एक ऐसा माध्यम जिससे हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो भाषा के चक्कर में वो अपने बातों में उलझ गए थे। तो उन्होंने अपने बातों से, उलझी हुई बातों से निकलने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपनी भाषा को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अर्थात कि अपने भाषा को सही करने की कोशिश करने लगे कि जो मैं कहता कि जो वो कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच सके। उनका कहने का मतलब था कि मैं अपने भाषा के ऊपर बरत इसलिए रहा था ताकि या तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों को पहुंच में आए, समझ में आए, यानी कि या तो मेरी बात जो है वो बने या तो मेरी बात बिगड़ जाए। लेकिन भाषा के चक्कर में वो इस तरीके से उलझ गए थे, ना तो उनकी बात बन रही थी और ना लोगों तक उस चीज को समझ में आने की कोई चेष्टा हो रही थी। हर मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की छोड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भाषा के ऊपर बरतना शुरू किया था, तो वो उन्होंने धैर्य से काम ले लिया, यानी कि संयम से, धैर्य यानी कि संयम, समझदारी से उन्होंने काम ले लिया। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा गए। हड़बड़ाने के चक्कर में क्या होता है कि जो बनता बनता काम होता है वो भी बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से लेखक के साथ हुआ। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस तरीके से पेज को हमें खोलना रहता है तो हमें उल्टी दिशा में उसको घुमाना रहता है, लेकिन उल्टी दिशा की बजाय उन्होंने धैर्य की जगह, धैर्य रखने के बजाय हड़बड़ाहट में आके पेज को और भी ज्यादा कसते चले गए। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। ठीक उसी तरीके से जो चूड़ी थी पेज की वो मर गई और फिर उन्होंने पेज को ऐसे ही छोड़ दिया। अब जो चीज इंसान के हाथ से निकल जाती है तो फिर इंसान उसको उसके हाल पर ही छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार जब लेखक अपनी भाषा को सही करने के लिए कई तरकीबें अपना रहे थे, लेकिन धैर्यपूर्वक के साथ नहीं, हड़बड़ी के साथ, तो उनकी जो बात की चूड़ी थी
यानी कि जिस बात से, जिस लहजे से, जिस लिपि को वो अपना के अपने बातों को कहना चाहते थे वो एकदम बर्बाद हो गई, खराब हो गई, और फिर वो लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची उसके बारे में वो जो कहना चाहते थे ऑडियंस के सामने वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा उनको उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब जो चीज थी, वो जो कहना था उनको, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और जिस तरीके से जब कोई चीज हाथ से निकल जाती है तो हम लोग उसको बेपरवाह होकर छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपनी प्रोग्राम को या फिर अपने जो भाषा के द्वारा जिस विचार को व्यक्त करना चाहते थे उसको उन्होंने छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जैसे तैसे करके जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ उनके हाथ से निकल गया है तो उन्होंने चीजों को ऐसे ही बेपरवाह होकर छोड़ दिया। बाहर से तो जो वो बोल रहे थे वो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था, उनकी बातों का कोई सेंस ही नहीं निकल रहा था। अब कभी कभार क्या होता है कि जो फ्रंट चीजें रहती हैं, जो चमक, जैसे कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, या फिर अगर किसी ने अपने आप को बहुत अच्छे से मेकअप कर लिया, जैसे कि कोई बहुत अच्छा मेकअप हुआ तो आप सोचते कि दैट वो पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन इनर सोल के साथ हम लोग नहीं जान सकते ना कि इनर सोल में वो कैसा इंसान है। ठीक उसी प्रकार से वो जो बोल रहे थे ऑडियंस के सामने, सुनने में और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से अगर उनके थॉट्स को, उनके विचार को अगर समझो तो वो एकदम वाहियात था, एक तरीके से एकदम बर्बाद था, कोई सेंस ही नहीं था उनकी बातों में। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ भाषा के चक्कर में। उन्होंने सोचा था कि मेरी जो आसान वाली बात है, जो कि बहुत सिंपल सी थी, जो कि मुझे लोगों को पहुंचानी थी, तो उस चीज को वो एक अच्छे शब्दों के साथ व्यक्त करने की वजह से उसी में उलझ गए और बात और भी ज्यादा पेचीदा होती चली गई। फिर लेखक कहते हैं कि जो बात थी वो एक शरारती बच्चे की तरह उनसे हंसी मजाक कर रही थी। अब एक शरारती बच्चा होता है, छेड़खानी करता है, छेड़छाड़ करता है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने बताया कि बात जो थी, जो जिस बोली के साथ वो बोलना चाहते थे, वो शरारती बच्चे के साथ उनके साथ घूम टहल रही थी। फिर बाद में उनके पसीना छूटने लगा। अब जाहिर सी बात है, आप स्टेज के सामने खड़े हो और आपको बहुत सारे ऑडियंस के सामने बोलना पड़े और उस हड़बड़ाहट के चक्कर में आप गलत उल्टा सीधा जो मुंह में आया आप बोल दिए। अब जाहिर सी बात है, आपको तो पता है कि आपने जो जो कुछ बोला वो गलत सलत था और सामने वाले को भी इस बारे में पता है, लेकिन न सामने वाला अपने एक्शंस को आपको बताना चाहता है, ना आप अपने एक्शंस को सामने वाले लोगों के साथ जाहिर कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, घबराहट के मारे पसीना छूटने लगता है। ठीक उसी तरीके से भाषा के चक्कर में लेकर के पसीना छूटने लगा था, तो उन्होंने रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछने शुरू किया और पसीना पोंछते पोंछते उन्होंने खुद से एक सवाल किया कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूं और अभी तक मैंने भाषा को एक सहूलियत के साथ बरतना भी नहीं सीख पाया। ये सवाल उन्होंने अपने आप से खुद से पूछा। तो ये था कविता बात सीधी थी पर। I hope that कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। Do share and subscribe it. Thank you.